हेलो गाइज, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। इस रिवीजन वीडियो में अपन केमिकल काइनेटिक्स का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। इसमें सम्मिलित रहेंगे एनसीईआरटी के सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, सारे फॉर्मूला और पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ये किसके साथ डील किया जाता है इस चीज में, तो अपन बात करें केमिकल काइनेटिक्स डील विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल काइनेटिक्स जो रिएक्शन की स्पीड है उसको बताएगी, या जो भी फैक्टर्स है जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बताती है। कौन? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है किसी इक्वेशन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटा स्टोइकियोमेट्री इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन में चेंज बटा स्टोइकियोमेट्री, जो भी स्टोइकियोमेट्री है रिएक्शन की वो लिखनी है, इनटू चेंज इन टाइम। ओके, जैसे एक रिएक्शन है, यहाँ पे स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्री है, स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्री, स्मॉल सी स्टोइकियोमेट्री और स्मॉल डी स्टोइकियोमेट्री है। ए प्लस बी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है सी प्लस डी। ठीक है, यहां पे स्टोइकियोमेट्री का पता है ए बी सी डी, स्मॉल वाले स्टोइकियोमेट्री है। अब इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन में चेंज लिख दिया। ठीक है, अब अगर देखो यहां पे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो वो उनकी मात्रा कम होती जा रही है ना, इसलिए रिएक्टेंट के लिए तो आप नेगेटिव लगा दोगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके लिए पॉजिटिव में लिखोगे। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए आप नेगेटिव में लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में। इतनी बात क्लियर? अब लिख लो कैसे लिखोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन, ए में चेंज, ए की रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ए की कंसंट्रेशन में चेंज बटा ए है इसका स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्री इनटू डेल्टा टी। वैसे ही बी के लिए लिख सकते हैं कैपिटल बी, यहां पे बी की कंसंट्रेशन में चेंज बटा बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, वैसे ही सी के लिए और डी के लिए। ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव में आएंगे, रिएक्टेंट नेगेटिव में। रिएक्टेंट नेगेटिव में क्यों? क्योंकि देखो रिएक्टेंट की रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। ओके, अगर यहां पे आपको ये रिएक्शन है और इसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रखी हो और पार्शियल प्रेशर दे दिया जाए, तब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो आपको क्या करना है, यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन किया था ना, वैसे चेंज इन प्रेशर लिख दो आप। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह चेंज इन प्रेशर लिख दोगे तो आपके पास फॉर्म हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा पीए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का चेंज बटा ए स्टोइकियोमेट्री इनटू डेल्टा टी समय में चेंज। ओके, तो इस प्रकार आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यहां से ही निकाल सकते हो आप। देखो कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री है, उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, और टाइम है उसकी यूनिट होगी। देखो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं और टाइम हो गया सेकंड में, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर इंटू सेकंड। ओके, ये मोल पर लीटर तो हो गया, बट्टे में सेकंड आ गया। ठीक है, ये होगी इसकी एक यूनिट। दूसरा, अगर अपन प्रेशर के रूप में देखते हैं तो प्रेशर है और टाइम है, तो प्रेशर बटा टाइम आ गया। इतनी बात क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी पता चल गई। अब बात करें, देखो जैसे अपन ने की कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, ये बात हो गई। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस यानी कौन डिसअपियर हो रहा है? डिसअपियर कौन हो रहा है? रिएक्टेंट, और अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। ठीक है, वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हो आप, अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम, ये पॉजिटिव में रहेगा और ये है जो नेगेटिव में होगा। जैसे अपन अपने पास एक रिएक्शन थी ये वाली, इसके लिए अपन लिखे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की डिसअपियरेंस क्या होगी, देखो यहां पे देख लो, रेट ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखोगे? चेंज इन
कंसंट्रेशन, यानी ए के लिए लिखो तो डेल्टा ए बटा चेंज इन टाइम डेल्टा टी, ये इस प्रकार लिखोगे। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन और इसमें क्या हुआ है, रिलेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन देखो तो यहाँ पे एक स्टाइकियोमेट्री है, इसके अलावा ये तो पूरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बटा ए स्टाइकियोमेट्री, वैसे आप सारा लिख सकते हो ए बी सी डी किसी के भी लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आते हैं लो ऑफ मास एक्शन। लो ऑफ मास एक्शन एक रिएक्शन है ए प्लस बी, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इसके लिए लो ऑफ मास एक्शन लगाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर इसकी स्टाइकियोमेट्री प्लस बी की पावर उसकी बी की स्टाइकियोमेट्री, ओके। ये हो गया आपका लो ऑफ मास एक्शन। अगर इसी में रेट लो लिखा जाए तो एक कंसंट्रेशन आ जाता है रेट लो के लिए, रेट लो लिखे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट है के। कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट बोला जाता है के, ए की पावर अल्फा प्लस बी की पावर बीटा। यहां पे जो अल्फा और बीटा है ना, उनको दोनों को अगर जोड़ दो तो रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाता है। और अल्फा और बीटा ये ए और बी नहीं है, अल्फा ए के बराबर भी हो सकता है, ए से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। बीटा एक बी के बराबर हो सकता है, बी से बड़ा नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर हुई क्या, रेट लो और लो ऑफ मास एक्शन। अब आप आते हैं अपन ऑर्डर और मोलिकुलरिटी पे। एक चीज ध्यान रखना, जो ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कौन, ऑर्डर, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रिएक्शन का ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टाइकियोमेट्री, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। स्टाइकियोमेट्री से चेंज कर रहे हो तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ओके। अब बात करते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल विच विल कोलाइड विथ ईच अदर एंड सो दैट रिएक्शन कैन टेक प्लेस, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से ताकि जो रिएक्शन है वो हो जाए, तो वो क्या है, मोलिकुलरिटी है, ओके। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन फाइंड मोलिकुलरिटी विद द हेल्प ऑफ स्टाइकियोमेट्री, जबकि जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टाइकियोमेट्री एंड एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी आप स्टाइकियोमेट्री से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 2a + 1b दे रखा है, ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। अब इसकी मोलिकुलरिटी निकालनी है तो इसके स्टाइकियोमेट्री को जोड़ दो, यानी 2 + 1 यानी 3 हो गई इसकी मोलिकुलरिटी। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। अब आते हैं रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसे k से डिनोट करते हैं, k, ओके। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखा जाए तब वहां पे यूज होता है कौन, रेट कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k a की पावर अल्फा प्लस b की पावर बीटा। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या शो करता है, अल्फा प्लस बीटा रिएक्शन का ऑर्डर बता देगा आपको, ठीक है। k यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, a क्या है, a की कंसंट्रेशन और b क्या है, b की कंसंट्रेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे अपन ने यहाँ पे जो रिएक्शन ली है ये AA + BB से C + D, ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखना चाहे किसके रूप में, इसके जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके रूप में, तो जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा ना वो अपन ने k से लिख दिया। यहां पर A है, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, k, B का रेट कांस्टेंट kb, C का रेट कांस्टेंट kc और D का रेट कांस्टेंट kd, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इनको लिखो, अगर आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो भाई स्टाइकियोमेट्री देख लेना और भाग करते जाना। अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये है k, तो आपको जो इसमें इक्वेशन होगी या जो आप फॉर्मूला जनरेट करते हैं वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ A बटा A की स्टाइकियोमेट्री बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ B बटा B की स्टाइकियोमेट्री जो स्मॉल b है, रेट कांस्टेंट ऑफ C बटा C की स्टाइकियोमेट्री और रेट कांस्टेंट ऑफ D
बटा डी की स्टोइकियोमेट्री। ये बात क्लियर होगी, समझ गए। क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये तरीका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो और या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट आपको पूछा जाए, स्टोइकियोमेट्री से भाग देते जाओ और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के बराबर करते जाओ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब रेट कांस्टेंट की आपको जो यूनिट है उसका एक फॉर्मूला याद रख लो, उससे आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी के भी लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। उसका एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट बराबर मोल बटा लीटर। क्या है? मोल बटा लीटर वर्किट 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे एन क्या है? एन है आप कितने ऑर्डर की रिएक्शन करवाना चाहते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन करवाना चाहते हैं, एन की वैल्यू जीरो पुट करना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करवाओगे यहां पे एन की वैल्यू फर्स्ट यानी 1 पुट कर दोगे। सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट है के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए लिखना चाहे तो यहां पे जीरो, एन की जगह जीरो पुट करो, 1 माइनस जीरो, ठीक है, ये 1 ही हो गया। तो क्या हो गया? मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होता है। अगर देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1, ये जीरो हो गया, तो जीरो की किसी भी की पावर जीरो होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और सेकंड इनवर्स बचा हुआ है, तो सेकंड इनवर्स आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। वैसे सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं अपन, ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पॉइंट्स में दे रखी है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। मेजर क्वेश्चन आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनसे और इनके ग्राफ से। आपकी नीट 2024 में भी ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके जो जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं, फॉर्मूले हैं, वो यहां पे कवर करेंगे अपन, ठीक है। बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसका ऑर्डर क्या है? जीरो है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन मानो इसकी ए नोट है, ए किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, फाइनल कंसंट्रेशन किसी टी टाइम पे 80 है। अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन लिखना चाहे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाएगी। चलो एक ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है, ए नोट माइनस 80, ए नोट माइनस 80 बराबर के टी, ठीक है। यहां से भी इक्वेशन बन सकती है, ए नोट बराबर 80, ए नोट माइनस 80 बराबर के टी, ठीक है। के है रेट कांस्टेंट, टी क्या है? टाइम है जिसपे 80 कंसंट्रेशन है, और ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को इधर लेके आओ, तो 80 बराबर ए नोट माइनस के टी, ठीक है। ये चीज याद रह जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, ओके। इसकी समीकरण अब देखते हैं, किसी भी रिएक्शन की आप हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ देखें तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी टी हाफ, वो होगी ए नोट बाई 2k। ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो टाइम पे है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट, ठीक है, बटा 2, ए नोट बटा 2 इंटू के हो जाएगा। के है यहाँ पे क्या? रेट कांस्टेंट, ओके। सर अब अपन बात करते हैं इसके जो ग्राफ्स है उन पे। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है? ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू एक की पावर क्या है? जीरो, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि एक की पावर जीरो है। तो भाई ये तो के पे डिपेंड कर रही है ना रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसकी पावर जीरो तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया, ठीक है। के है कांस्टेंट, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये एक सीधी लाइन एक कांस्टेंट में आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, यानी टाइम चाहे कितना बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, वो जो कांस्टेंट है ना रेट ऑफ रिएक्शन, वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। दूसरी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जिसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है उसकी इक्वेशन देख लो, टी नोट और ए नोट, टी हाफ और ए नोट, टी हाफ और ए नोट, ठीक है, इनमें ग्राफ खींचो तो टी हाफ बराबर ए नोट बटा 2k, यहां पे y बराबर mx प्लस c लगा दो,
तो y पे कौन सा है, y ये है, ये mx हो जाएगा। x पे क्या है, a नोट है, ठीक है। इसमें इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, जीरो है इंटरसेप्ट। इसकी m है, स्लोप है क्या 1/2k, जो m है वो क्या होगी 1/2k हो जाएगी यहां से इक्वेशन से। तो क्या हो रहा है, देखो ये सीधा प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा, टी हाफ बढ़ाओगे तो ए नोट बढ़ेगा, ए नोट बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा, तो सीधा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो ये सीधा लाइन हो जाएगी इसकी ग्राफ की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। मेरी बात देखो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे घटती जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। भाई कोई भी रिएक्शन है, आप रिएक्शन करवाओगे, ये दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करेंगे धीरे धीरे तो ये खत्म होते जाएंगे और प्रोडक्ट इनसे बनता जाएगा, तो वो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लीनियर रिलेशन रहता है, इनमें लीनियरली बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो कैसे, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये कम हो गया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, या आप को ये लॉजिक पता नहीं है तो ग्राफ कैसे बनाओगे। इसकी इक्वेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम की, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लिख लो, AT बराबर A नोट माइनस KT, ठीक है। Y बराबर MX प्लस C लगा दो, Y पे क्या है AT है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो है A नोट हो गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है वो A नोट हो जाएगा, KT है MX, यहाँ पे स्लोप क्या हो गई नेगेटिव K होगी, स्लोप क्या होगी माइनस का K हो जाएगी, और जो x है वो वहां पे टाइम है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया डिक्रीजिंग। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम में, देखो वही लॉजिक, पहले लॉजिक की बात कर लेते हैं, इससे तो आप बना ही लोगे, लॉजिक से समझो। अगर रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होगा ना लीनियरली। जीरो ऑर्डर में लीनियरली बढ़ता है और फर्स्ट ऑर्डर में बात करें तो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। इतनी चीज याद है, ठीक है। वो भी याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो आपको ऐसा ग्राफ देखना है चार ऑप्शन में से जिसमें बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है, तो लीनियरली बढ़ रहा है मतलब स्लोप क्या होगी पॉजिटिव के, तो यहां पे ये बढ़ रहा है ग्राफ। ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये हो गए फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके ग्राफ्स, उसकी इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन ग्राफ बनाने में काम आती है भाई। ये इक्वेशन याद कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला याद कर लो और हाफ लाइफ याद कर लो, ये ग्राफ उनसे ही बनेंगे। देखो ये मैं सारे लिख के बताया, ठीक है। ओके, ये नोट करो, इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर फिर उन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, कोई ए रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, किसी टी टाइम जीरो पर ए नोट कंसेंट्रेशन है इसकी, और किसी टी टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन हो जाती है एटी। तो इसके लिए इक्वेशन लिखनी है अपने को, तो इक्वेशन होती है केटी बराबर 2.303 log 10 की बेस पे ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और एटी है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आते हैं, जो आगे के फॉर्मूले हैं ये ग्राफ में काम आते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को बताया हुआ है। एटी बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी, या अगर इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, इसका नेचुरल लॉग लोगे तो क्या होगा, यहां से तो के टी निकल जाएगा और एल एन ए नोट माइनस ए टी, ठीक है। तो एल एन ए नोट माइनस एल एन ए टी बराबर के टी। ये फॉर्मूले पे भाई पीवाईक्यू आया हुआ है, क्वेश्चन अभी नीट में भी आया था एल एन ए टी वाला, कि कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ पे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले देख, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देख लेना, इनसे ग्राफ बनते हैं। ये नीचे वाले दो फॉर्मूले, यहां से न्यूमेरिकल आता है आपकी। अब हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ टी हाफ यानी टी 50%, वो होगा नेचुरल लॉग 2/k यानी 0.693/k। यहां पे देखो कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, यानी इसकी हाफ लाइफ है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इतनी बात क्लियर। अब देखो एक फॉर्मूला और है, अगर आपको टोटल टाइम हाफ लाइफ ये दिया हुआ हो और तब आपको पूछा जाए किसी टाइम पे कंसंट्रेशन, या
जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन या किसी टाइम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है और समय पूछा जाए, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपकी बार रेडियो एक्टिविटी हटा दिया था पर उससे क्वेश्चन आ गया था ना। हाँ, ये देखो 80 किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन बराबर ए नोट, जो जीरो टाइम है वहां पे कंसंट्रेशन, हाफ की पावर टी टोटल टाइम बटा टी हाफ। ठीक है, कैसे? ये हाफ है ना, इसकी पावर में है ये कौन, टोटल टाइम बटा हाफ लाइफ। ओके, इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है। इसमें एक चीज कर लेना, एक स्टेटमेंट है वो बता देता हूं, उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, कि इफ टाइम इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल अगर सेम जा रहा है तो आप क्या करो, इक्वल परसेंटेज कर दो रिएक्टेंट का जो बचा हुआ है वो। ठीक है, और मतलब क्या है, टाइम इंटरवल सेम है ना, तो आपको इक्वल परसेंटेज निकाल देना है उसका। इक्वल परसेंटेज निकालोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कैसे? इफ टाइम इंटरवल सेम देन इक्वल परसेंट विल रिएक्ट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, जो रिएक्टेंट बचा है उसका इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। अब आपको टाइम इंटरवल सेम दे रखा है, पहले 2 मिनट, पहले 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, तो आप क्या करो, बाद में जो बचा हुआ है ना उसका सेम परसेंटेज निकाल दो। सेम परसेंटेज निकाल दोगे ना तो वो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये चीज होगी आपको। ओके, तो इक्वल परसेंटेज रिएक्ट ऑफ रिएक्टेंट जो बचा हुआ है लेफ्ट, रिएक्टेंट लेफ्ट एंड जो रिएक्टेंट बचा हुआ ना उसका इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर जाएगा आगे इक्वल टाइम इंटरवल में। ओके, ये स्टेटमेंट क्लियर। अब देखो, अगर टी हाफ लाइफ दिया हुआ हो, टी हाफ लाइफ नहीं दिया हुआ हो, आप निकाल सकते हो कहां से, ये सिंपल फॉर्मूला है। और आपको पूछा जाए रिएक्शन 75% पूरी होगी तब, या 87.5% पूरी हो रही है तब, या 90% रिएक्शन पूरी हो रही है तब टाइम बताओ या के बताओ, उस समय आप क्या करोगे, ये बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है या तो इसमें तो सारे वैल्यू लिखोगे और लॉग करोगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले आप टी हाफ लाइफ निकाल लो, हाफ लाइफ निकालो, ये यहां से के का भाग देते हैं, हाफ लाइफ आ जाएगी। हाफ लाइफ में यानी टी 50%, हाफ लाइफ यही तो होता है टी 50%। आपको 75% निकालना है तो दुगुना कर दो टी हाफ लाइफ का। ठीक है, 87.5% निकालना है, 3 इंटू टी हाफ लाइफ कर देना है। ठीक है, अगर 93.75% निकालना है तो 4 इंटू हाफ लाइफ कर देना है। हाफ लाइफ को 4 से गुणा करोगे तब ये आ जाएगा 93.75% कितना हुआ है वो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बजाय टी हाफ निकालो और ये वैल्यूज याद रखो। देखो 75%, फिर 87.5%, फिर 93.75%, इक्वल जा रहा है ना, ये इक्वल परसेंटेज कम हो रहा है ना, बढ़ रहा, इक्वल परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ना अपन यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे की पावर 1 पे डिपेंड करता है, ये बात पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 80 है ना, इस 80 को यहां से पुट कर लो, 80 बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी होता है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में ये ई की पावर पे है यानी एक्सपोनेंशियल पे है, ई की पावर नेगेटिव में टी है यानी एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में ग्राफ करेंगे तो एक्सपोनेंशियल घटता जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। देखो रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल घटता है, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें लीनियर घटता है। लीनियर का मतलब सीधा ऐसे, या अगर यहां से ग्राफ बना रहे हैं तो सीधा ऐसे लीनियर घटता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऐसे कर्व के रूप में। ओके, इतनी बात क्लियर। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा और बढ़ के एक बार कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये लास्ट में यहाँ पे जाते हुए कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये जाके यहाँ पे किसी एक, मान लो एक्स पे ए कॉन्सेंट्रेशन है ना, उस पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, टी हाफ लाइफ और ए नोट, यानी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, ए नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी हाफ तो है जो के पे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस के भी कांस्टेंट है यहाँ पे तो। ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये हो गया टी हाफ ए नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा सीधा, यानी कांस्टेंट है। ओके,
अब अपन ग्राफ खींचते हैं ln 80 के बीच में और टाइम के बीच में। ln 80 कहां पे है, ये देखो ln 80 और टाइम के बीच में, ln 80 और टाइम के बीच में इस इक्वेशन को यूज करो आप। यहां से इस इक्वेशन को यूज करो, यहां से स्लोप निकल जाएगी माइनस के को इधर लाओ, ln 80 को यहां पे ले जाओ, y बराबर mx प्लस c लगाओ, तो ठीक है। तो स्लोप आ गई माइनस के यानी डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी लाइट की प्रेजेंस मिल जाए ना आपको एच न्यू, तो वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाली रिएक्शन ही लिख देना, ठीक है। जैसे H2 प्लस Cl2 एच न्यू आ गया, 2HCl जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अमोनिया का हिबर्ट प्रोसेस वगैरह, तो उसका उल्टा NH3 MO डालते हैं, N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। HI की AU के साथ में रिएक्शन, AU जो मेटल है उसमें डाल दो, AU मेटल डालो उसमें, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी वाली रिएक्शंस है ना, एक रेडियो एक्टिविटी वाली डीके वाली, रेडियो एक्टिव डीके वाली जो रिएक्शंस है सारी, वो सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरी बात N2O5 जो पी ब्लॉक की रिएक्शन है, N2O5 NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट होती है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सारी रेडियो एक्टिव डीके, सारी ध्यान रखना जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हो रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात, सुक्रोज और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दे रखा है वहां पे क्वेश्चन में, तो आप इन्हें फर्स्ट ऑर्डर लगाओगे। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है तो सुक्रोज और एस्टर का, सुक्रोज एंड सुगर वगैरह, सुगर का हाइड्रोलाइसिस, सुगर तो है सुक्रोज किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, ओके। तो सुगर और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएं एसिडिक मीडियम में, सुगर से क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगी सुगर से। एस्टर का करवाते हैं तो एसिड और एल्कोहल मिलता है ना, ये देखो एस्टर का तो यहाँ पे करवा भी रखा है, एस्टो, ये बन गया आपके पास एसिड और ये है एल्कोहल। तो ये आपको लगती ऐसी है कि ये सर ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, लगती है ना, पर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है क्या, एक्सिस में है, ओके, इतनी बात क्लियर। चले सूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दे रखा है, सुगर और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है ना, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में लगा देना आप इनको, ओके, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो पैरेलल रिएक्शन है वो क्या होती है। देखो अगर कोई रिएक्टेंट है ए, वो अगर कन्वर्ट हो रहा है बी में और K1 इसका रेट कांस्टेंट है, तो ये सूडो जो है ये पैरेलल रिएक्शन नहीं होगी। पैरेलल रिएक्शन होती है ए है जो किसी एक टाइम पे बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसी टाइम पे सी में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि जो इनका रेट कांस्टेंट है ना K1 और K2 बराबर नहीं होने चाहिए। आपकी जो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है ना, उसमें एक रिएक्शन दे रखी है, फिनोल है आपके पास, ठीक है, OH फिनोल, इसकी रिएक्शन आप HNO2 की HNO3 में करवा दो, HNO3 इन CS2 में डाल दो, ठीक है, इन CS2 डाल दो, ठीक है, तब ये क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना देता है। ये क्या बनाता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो एक टाइम पे किसी K1 रेट कांस्टेंट पे ये क्या बना देगा, ऑर्थो प्रोडक्ट इसका, ये देख लो OH और यहां पर NO2 लग जाएगा, ओके। अगर बात करें यहां पे किसी K2 पे, K2 रेट कांस्टेंट पे पैरा वाला प्रोडक्ट बना देगा, यहां पे OH, ये पैरा वाला NO2 यहां पे लग गया। तो ये जो रिएक्शन हुई आपकी, इसे बोलेंगे क्या, पैरेलल रिएक्शन, जो यहाँ पे K1 और K2 भी बराबर नहीं है। किसी एक टाइम पे देखो ऑर्थो भी बन रहा है और पैरा भी प्रोडक्ट बन रहा है। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन को लिखा बता दिया, इंपॉर्टेंट है CS2 में ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ना, ऐसे भी याद होनी चाहिए। ये पैरेलल रिएक्शन है, ओके, ऑर्थो और पैरा दोनों पैरेलल बन रहे हैं। देखो यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी की कितनी परसेंट बनी और सी की किसी टाइम पे कितनी परसेंट बनी, परसेंटेज फॉर्मेशन कितना हुआ बी का किसी टी टाइम पे और सी का किसी टी टाइम पे, कैसे निकालोगे। बी का पूछा है तो बी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K1, बट दोनों का पैरेलल रिएक्शन का टोटल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सी के लिए, सी का रेट कांस्टेंट K2 है, K2 बटा टोटल K1 प्लस K2 इंटू 100, ये बात होगी, ठीक है।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनको अफेक्ट करने वाले, उनके बारे में अपन देखने वाले। स्क्रीनशॉट लो इसका। रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कंसंट्रेशन की। रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन की कांस्टेंट और कंसंट्रेशन की पावर n पे डिपेंड करती है। n है ऑर्डर, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। यहां पे n जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सेकेंड बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे सर? अगर कोई रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर कोई कंपाउंड में रिएक्टेंट सिंपल है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कॉम्प्लेक्स के लिए रेट स्लो हो जाएगी, अगर सिंपल रिएक्टेंट है उसके लिए रेट फास्ट हो जाएगी। बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट है, रिएक्शन जल्द फास्ट होगी, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। अब बात करें पार्टिकल के साइज की, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, यानी किसी भी चीज का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो रिएक्शन उतनी ही जल्दी करेगी। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो रिएक्शन उतनी जल्दी करेगी ना, पहली बात। दूसरी बात की जो पार्टिकल की साइज है वो सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई पार्टिकल अगर बड़ा है, ऐसे बड़ा पार्टिकल है, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर उसे छोटे दाने दाने में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे में, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी साइज पे डिपेंड कर रहा है। साइज बड़ी तो सरफेस एरिया कम, और साइज अगर छोटी छोटी कर दे, दाने दाने उसे बिल्कुल पीस दिया जाए, बिल्कुल पतला महीन कर दिया जाए, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये बात होगी। फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर और कंसंट्रेशन। प्रेशर और कंसंट्रेशन पे अपन बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की जीरो ऑर्डर की भी की है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी की है। ठीक है, तो वो चीज तो क्लियर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे। रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के टर्म में लिखना बताया, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना बताया शुरू में, ये चीज बता चुका। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, टेम्परेचर के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, यानी अपन बोले जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करो 10 डिग्री सेल्सियस से तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाओगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ओके, या रिएक्शन डबल लिखा है, 2 से 3 गुना बढ़ती है जनरली। ठीक है, और इक्वेशन सोल्व करने के लिए डबल यूज किया जाता है 2। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर पार नहीं कर पा रहे मॉलिक्यूल तो रिएक्शन होगी ही नहीं। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर इससे कम एनर्जी मिल रही है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इससे ही रिलेटेड है। एनर्जी गिव टू रिएक्टेंट सो दैट इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी कितनी एनर्जी दी जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाए और वो मॉलिक्यूल किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी मान लो कोई एक एनर्जी है, यहां तक एनर्जी चाहिए, किसी मॉलिक्यूल को एक एनर्जी चाहिए एक लेवल तक, तो वो लेवल पार करते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो वो लेवल है ना, वो तो है क्या, आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे एनर्जी दी जा रही है, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, वो एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे ग्राफ में देखो, ये तो इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो यह है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड।
ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, इसको कितनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, ये थ्रेशोल्ड तक, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई है। अब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी में चेंज होता है ना, वो अपन निकाल सकते हैं, जिसकी किसकी ज्यादा है, बैकवर्ड की एनर्जी ज्यादा है तो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, ये बात होगी थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी की। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट तो क्या करता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ना, जनरली अपन यहां पे बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की, वो क्या करता है, एक्टिवेशन जो एनर्जी है ना, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देगा, ताकि वो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है किसी रिएक्टेंट की, तो अगर इसमें कैटलिस्ट डाला तो इस एनर्जी को ये यहां तक ले आएगा, तो यहां तक पार करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तो देखो पहले तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब आपने कैटलिस्ट डाला, वो एक्टिवेशन एनर्जी को उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी यहां पर ले आया, तो इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको रिएक्शन में, तो ये काम करता है कौन, कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ओके। अगर बात करें आरएनएस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी की, सबसे पहले बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन है वो किस में रिलेशन बताता है, ये ध्यान रखना, के में रेट ऑफ जो कांस्टेंट है उसमें, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में, ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये हर बार थ्योरी में पढ़ा रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन ही आ गया नीट 24 में। रिलेशन बिटवीन के, ईए एंड टेम्परेचर, ओके। इसकी इक्वेशन की बात करें तो के रेट कांस्टेंट बराबर ए क्या है यहाँ पे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या आरएनएस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसे, सही रहेगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलना, आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यहाँ पे ई क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अगर दो के लिए दो टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अपने को पूछा जाए, तो आप इसका लॉग करो और इक्वेशन निकालो, लॉग K2 by K1 इक्वल टू ई अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। जैसे अपन ने सॉल्यूशन में क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन पढ़ी थी ना, वैसे ही कर दिया अपन ने, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ln K और 1/T में आपको ग्राफ निकालना है, इसका लॉग करो, यहां से लॉग ln कर लो, इसका ln K बराबर, ln होता है नेचुरल लॉग और लॉग होता है log 10 की बेस पे, ठीक है। ln K बराबर ln A प्लस ये ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ई की पावर हट जाएगी यहां से, तो ई नेगेटिव में ई अपॉन आर टी आ जाएगा, ओके। तो ln K और 1/T में ग्राफ खींचना है ना, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर, ये ई अपॉन आर हो गया, और ln A क्या हो जाएगा इसका, ये जो C है इंटरसेप्ट वो बन जाएगा, ln K में तो अपने ग्राफ खींचा है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पे ये लिखी हुई है ना, ये देख लो, स्लोप है नेगेटिव ई अपॉन आर, ओके। यहां से इतनी बात क्लियर। सर यहाँ पे जो K है रेट कांस्टेंट है और A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसे आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये चीज। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो उसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो वो है K बाई A, K बाई A, K बाई A, K बाई A निकाल लो। K बाई A कैसे निकालोगे, यहां से K बाई A निकाल दो, K बाई A तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, K बटा A, तो E की पावर माइनस ये अपॉन आर टी भी आप लिख सकते हो K बाई A की जगह, तो K बाई A या E की पावर माइनस E अपॉन आर टी, ओके, E अपॉन आर टी, ये हो गया। इतनी बात क्लियर। अब बात करें कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में देखो, ये फिजिक्स वाला कोलिजन अलग है, फिजिक्स में कोलिजन में आपको जो मॉलिक्यूल्स है वो रियल में टक्कर नहीं कर रहे थे, उसमें वो रियल में ऐसे ऐसे टक्कर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, पर यहां पे रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विथ वन अनोदर, ये ध्यान रखना, फिजिक्स वाला नहीं है, केमिस्ट्री वाली चीज है। रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विथ वन अदर, कोलाइड करने ही चाहिए, मस्ट है कोलाइड करना, ठीक है।
ओनली दोज रिएक्टेंट हुज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये पहले ही बता चुका हूं कि जिन रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दूसरी बात, कोलिजन थ्योरी की तीसरी बात कि इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। मान लो ये तो मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है और आपका मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, क्या कोलिजन होगा? नहीं होगा। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब कोलिजन होगा इनमें। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, आपने इसको ऐसे भगा रहे हो, इसको ऐसे भगा रहे हो, ये कहां पे कोलिजन करेगा? अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है इनका तभी इसमें कोलिजन होगा। तो कोलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोलिजन कब होगा वो चीज है कि कब होगा, रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए। दूसरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और तीसरा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन P बराबर A बराबर PZ वाली इक्वेशन होती है, वो कोई काम की नहीं है, आपके आएगी नहीं। ठीक है, A बराबर PZ वाली इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, K बराबर A की पावर माइनस E/R भी लिखते हैं, वो चीजें काम की नहीं है। आपके ये 3 थ्योरेटिकल पॉइंट एनसीईआरटी में है, तो इन 3 थ्योरेटिकल पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन आरएनएस का ध्यान रखना है और इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर।